सबसे पहले मैं आप लोगों को इन 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में बताऊंगी। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न और परिमेय संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं तो होती हैं, उसमें साथ में ज़ीरो भी जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक वो होते हैं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों जुड़ जाती हैं। भिन्न क्या होते हैं? भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें अंश 0 से लेकर अनंत तक की संख्या हो सकती हैं और हर क्या होता है? हर 0 नहीं हो सकता, कभी भी वो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती। भिन्नों में क्या होता है? अंश और हर दोनों ही धनात्मक होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो सकते। उसी जगह पर परिमेय संख्याएं भी भिन्नों की तरह ही होती हैं, बस परिमेय संख्याओं में क्या अंतर हो जाता है? परिमेय संख्याओं में ये हो जाता है कि उसमें जो अंश और हर हैं वो दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता और P और Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं, यानी कि पूर्णांक होंगे। बस Q बराबर 0 नहीं होगा। फिर अब हम लोग पूर्णांक को संख्या रेखा में कैसे लिखते हैं ये हम लोग देख सकते हैं। और आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, यानी कि इसमें अगर हम लोग -5, -1 और 3 को आरोही क्रम में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले -5, फिर -1, फिर 3। उसी तरह जब अवरोही क्रम में लिखना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, तो उसमें क्या हो जाएगा? 3, -1, फिर -5। फिर इसके बाद क्या हो गया कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं 0, -4, 3, -16, -9, 14 और 8। इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है इस प्रकार जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि पूर्णांकों का योग और घटाना कैसे किया जाता है, गुणा और भाग भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जो कि 2 उदाहरणों से हम सिद्ध कर सकते हैं। जो 2 उदाहरण दिए उनको करके देख लीजिएगा। उसके बाद जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब क्या होता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। उसके भी 3 उदाहरण दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है? जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तब क्या होता है? उत्तर क्या होता है? हम इन दोनों का ही अंतर लेते हैं और बड़े पूर्णांक का चिन्ह उस अंतर से पहले रख दिया जाता है। यानी कि अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जोड़े जाएंगे तो हम दोनों का अंतर लेंगे और चिन्ह किसका होगा? जो भी बड़ा पूर्णांक होगा उसका चिन्ह लेंगे। जैसे -56 + 73, तो इसमें हमने 73 और 56 का अंतर लिया, 17 आएगा और चिन्ह लेंगे बड़े पूर्णांक का। इसमें बड़ा पूर्णांक है 73, तो फिर चिन्ह हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही -113 + 82 में क्या होगा? 113 और 82 का अंतर लेंगे और चिन्ह हो जाएगा बड़े पूर्णांक का। इसमें बड़ा पूर्णांक है 113, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। इसीलिए हम इसमें लिखा हुआ है बड़े पूर्णांकों के चिन्हों की अवहेलना करते हुए लिया जाता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे 113 - 82 किया है तो इसमें क्या है? हमने पूर्णांक के चिन्ह की अवहेलना की है, यानी कि -113 नहीं लिया है, सिर्फ 113 को 82 से घटाएंगे। ठीक है, इसी तरह 5 एग्जाम्पल इनको देख लीजिएगा। फिर अब मैं बताती हूँ कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जैसे 10 एक पूर्णांक है, उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -10, और -10 का हो जाएगा 10, और -76 का होगा -76, और -76 का हो जाएगा 76, और a का हो जाएगा -a। ठीक है, अब व्यवकलन। व्यवकलन क्या होता है? घटाना होता है। तो जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसका हम योज्य प्रतिलोम लेके उसको दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। जैसे 56 - 73, इसमें हमें 56 में से 73 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे? 73 का योज्य प्रतिलोम लेंगे। 73 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -73। अब हम -73 को 56 में जोड़ देंगे। तो दूसरे स्टेप में यही लिखा है, जब 56 में -73 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें तो तीसरा रूल लगेगा जोड़ने का। तीसरे रूल में क्या था? जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो दोनों का अंतर लिया जाता है, फिर चिन्ह लगाते हैं, जो बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लेते हैं। तो इसमें बड़ा पूर्णांक है 73, इसलिए माइनस आ गया। इसी तरह 56
-73 करेंगे। तो इस बार हमें -73 को घटाना है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, -73 का योज्य प्रतिलोम लेंगे और उसको 56 में जोड़ देंगे। तो -73 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +73। तो 56 में 73 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 129। इसी तरह नीचे ये 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर a प्लस माइनस बी, क्योंकि b का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -b और a माइनस माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि -b का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +b। अब हम लोग गुणा पे आते हैं। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को गुणा करेंगे तो आएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और जब धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, और जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। यहीं कुछ एग्जाम्पल भी दिए हूँ। उसी तरह 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें एक वितरण गुण दिया हुआ है। वितरण गुण में क्या है, 16 गुणे 10 प्लस 2 करेंगे तो हम 16 को वितरित कर सकते हैं 10 और 2 में, यानी इसको क्या कर सकते हैं 16 गुणे 10 प्लस 16 गुणे 2, तो वही आंसर आएगा। जो एक तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक दूसरा क्या करते हैं 10 प्लस 2 को जोड़ दें फिर 16 को 12 से गुणा कर दें, तो आंसर दोनों से ही सेम आएगा। इसका मतलब ये कि गुणे को हम लोग वितरित कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, इसमें बस ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे योजतस्मक और गुणात्मक तस्मक। तो फिर योजतस्मक क्या होता है, पूर्णांकों के लिए 0 योजतस्मक होता है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में हम जब 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब पूर्णांकों के लिए 0 जो है वो योजतस्मक हो गया। और गुणात्मक तस्मक क्या होता है, 1, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगी, इसलिए 1 गुणात्मक तस्मक है और 0 योजतस्मक है। उसी जगह पे जब हम लोग किसी भी संख्या का, जैसे एक संख्या ले ली a, उसका -1 से गुणा करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा, यानी कि जब भी हम किसी पूर्णांक को -1 से गुणा करेंगे तो हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद पूर्णांकों का विभाजन का भी वही नियम है जैसे गुणे का होता है। जब ऋणात्मक और धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होगा तो आंसर आएगा ऋणात्मक, और जब दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो आंसर धनात्मक आएगा। और बाकी विभाजन के नियम वैसे ही लगेंगे जैसे हम लोग पूर्ण संख्याओं के लिए करते थे। और -1 से विभाजन का वही नियम होगा जो गुणे का होगा। अगर -1 से विभाजित करेंगे तो -a आएगा, और अगर 1 से विभाजित करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी a। अब हम लोग आते हैं भिन्न और दशमलव में। भिन्न कितने प्रकार के थे, एक उचित भिन्न होता है, एक विषम भिन्न होता है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है, और विषम भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, बड़ा होता है। विषम भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। तो विषम भिन्न क्या होता है, संपूर्ण भिन्न एवं उचित भिन्नों का समायोजन होता है। तो विषम भिन्न यानी कि 7/4 को हम 1 सही 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है। तुल्य भाग क्या होता है, 3/5 का जैसे हम तुल्य भाग निकाले तो 3/5 में अगर अंश और हम हर में अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, जो भी गुणा करें दोनों में करें तो वो क्या हो जाता है, उसका तुल्य भाग हो जाता है। जैसे हमने 3/5 के 5 तुल्य भाग लिखे हुए हैं, ये सभी 3/5 के तुल्य भाग हैं। अब भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, भिन्नों की तुलना हम लोग तभी कर सकते हैं जब उनके हम लोग हर समान कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर समान करने के लिए हर समान तभी होगा जब हम लोग उसका लासा लेंगे। जैसे दो भिन्न हैं, उनको तुलना करना है तो हमने 7 और 5 का लासा लिया, 35 हो जाएगा, यानी कि हर जो है 35 ही होगा। अब हम लोग दोनों में से 2/7 में दोनों में अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे, और 4/5 में दोनों में अंश और हर में 7 का गुणा कर देंगे, तो हर दोनों में 35 आ जाएगा। और जब हर 35 आ जाएगा तो हम लोग अंशों को, तो फिर हम लोग अंश का तुलना कर सकते हैं। अंश की तुलना में क्या होगा, अंश किसका छोटा है, 2/7 का, यानी कि 2/7 जो है वो 4/5 से छोटा है। अब ऐसे ही भिन्न का व्युत्क्रम है। भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है,
भिन्न का व्युत्क्रम होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम के बराबर ही होता है। जैसे 7 गुणे 1/7 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 5/9 गुणे 9/5 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 5/9 का व्युत्क्रम 9/5 है, और 9/5 का व्युत्क्रम 5/9 होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा और दशमलव संख्याओं का भाग करेंगे। उसके लिए आप लोग पहले ये लिख लीजिएगा, इसमें से देख लीजिएगा, ये दशमलव संख्याओं का भाग है। फिर उसके बाद ये दशमलव संख्याओं का भाग हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वैसे ही होगा, जैसे 0.5 × 0.7 करना है तो 5 गुणे 7 करेंगे 35 आएगा। फिर दशमलव संख्याओं कितने, हम लोग ये देखेंगे दाईं ओर से गिनेंगे कि दाईं ओर से कितने स्थान पर दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे पहली संख्या में पहले स्थान पर लगा और दूसरी में दूसरे पहले स्थान पर लगा, तो जो हमारा गुणा आएगा, गुणनफल आएगा, उसमें हम दूसरे स्थान पे लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, एक दशमलव संख्या को 10, 100 अथवा 1000 से गुणा करना है तो उसमें क्या होगा, अगर 10 से गुणा करना होगा तो दशमलव का चिन्ह एक और दाईं तरफ चला जाएगा, और अगर 100 से करना होगा तो 2 तरफ दाईं ओर चला जाएगा। अगर 1000 से करेंगे तो 3 बार तीन स्थान दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़ीरो होंगे दशमलव का चिन्ह उतने स्थान विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग दशमलव संख्या का अभी ये गुणा कर लिया। अब विभाजन देखते हैं कैसे होता है। विभाजन में हमें ये ध्यान देना होता है कि जैसे 8.4 को हमने विभाजित किया 4 से, तो 84 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आता है, 21। ऐसे ही 8.4 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो जितनी हम लोग गिन लेंगे कि जिस संख्या से विभाजित करना उसमें किस दाईं ओर से किस संख्या में दशमलव है। जितनी संख्या पे होगा उतना ही उत्तर में भी उतने ही स्थान पर दशमलव लगा देंगे। ये तो तब हो जाएगा जब जिससे हमें विभाजित करना है उसमें कोई भी दशमलव का चिन्ह नहीं है। उसी जगह अगर हमें 10, 100 या फिर 1000 से भाग करना है तो क्या होगा, इसमें जैसे पिछली बार क्या होता था, जब गुणा करते थे 10 से जिसमें शून्य होता था, तो जितने शून्य होंगे उतना ही स्थान दाईं ओर विस्थापित हो जाता था दशमलव। अब इसमें क्या होगा, उतना ही बाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा दशमलव का चिन्ह जितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, और अब तीसरा केस क्या बनता है, जब दशमलव अंश में भी जिससे विभाजित करना है उसमें भी दशमलव का चिन्ह है, और जिससे विभाजित कर रहे हैं वो भी, मतलब कि 2.4 डिवाइडेड बाई 0.2 है। तो इसमें क्या होगा कि जब 2.4 से दशमलव का चिन्ह हम लोग दाईं ओर करेंगे तो फिर 0.2 से भी दाईं ओर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों से दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और 12 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का गुणा भाग पढ़ लिया है, और जोड़ना घटाना वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं सारी संख्याओं में।